मॉर्निंग दिवेश। ओके, ऑल राइट, सो आई गेस जो लोग रोज आते हैं वो तो आ चुके हैं, तो वी कैन स्टार्ट टुडेज सेशन। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम लोग रिफंड का जो सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे। तो रिफंड आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आज जॉब वर्क का पढ़ेंगे। ठीक है, जॉब वर्क का बहुत छोटा चैप्टर है, जस्ट 4 पेजेस। तो हम वो कंप्लीट कर लेंगे और फिर कल तो संडे है, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। तो हम जा रहे हैं रिफंड पे। रिफंड में हम चले गए थे, हम पहुंच गए थे, कहाँ पे पहुंच गए थे? रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी। ठीक है, और उसमें हमने क्या देख लिया था? एक्यूमुलेशन ऑन अकाउंट ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है, इसके लिए हमने फॉर्मूलेज देख लिए थे। ठीक है, कि हम जीरो रेटेड के लिए क्या क्या इनपुट्स यूज करे हैं उसका कैसे निकालेंगे। तो ये आपका न्यूमरेटर बन जाता था, ये आपका डिनोमिनेटर, और ये आपका नेट आईटीसी। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन भी देख लिया था। अब हमको पढ़ना है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। अब इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर होता क्या है और इसके लिए जो मैक्सिमम रिफंड अमाउंट है वो कैसे निकलता है। ठीक है, तो आपको ब्रीफली अगर बताऊं तो कल मैंने बताया था, एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूं। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है? वो सरकमस्टेंस जहां पर आपका जो आउटपुट है, आउटपुट पे जो आप जीएसटी पे कर रहे हो वो कम है एज कंपेयर टू इनपुट। अब कभी भी ऐसा होगा तो क्या होगा? आपका जो आईटीसी है वो अक्यूमुलेट होता जाएगा। आप आईटीसी का यूज किसके लिए करते हो? आप आईटीसी का यूज करते हो आउटपुट का लायबिलिटी पे करने के लिए। लेकिन अगर आप इनपुट पे आपका आईटीसी ज्यादा पे कर रहे हो और आउटपुट पे आईटीसी कम है, ठीक है, सॉरी, आउटपुट पे आपका जो लायबिलिटी है वो कम आ रही है, तो क्या होगा? आप पूरा सेट ऑफ नहीं कर पाओगे, हमेशा कुछ ना कुछ पेंडिंग बचेगा। ठीक है, उस सिनेरियो को क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। अभी कौन कौन से इंडस्ट्री में आता है? तो जनरली फुटवेयर में आता है ये। फुटवेयर में कैसा है कि जो भी आपके फुटवेयर 1000 से ज्यादा की वैल्यू के हैं उस पे तो 18% है, लेकिन उससे कम है तो 5% टैक्स रेट है। ठीक है, तो 1000 से कम अगर आप कुछ भी फुटवेयर भेज रहे हो तो उसकी रेट क्या होगा? 5%। बट उस पे जो इनपुट आपको मिलता है, सॉरी, इनपुट इनपुट आप काय का लोगे? लेदर का लोगे। ठीक है, तो वो जो लेदर का इनपुट आप लोगे वो आपको 18% पे टैक्सेबल है। ठीक है, तो आप जैसे फॉर एग्जांपल होलसेलर हो किसके? ऐसे स्लीपर्स के जिनकी वैल्यू 1000 से कम है। ठीक है, तो जब आप मैन्युफैक्चरर से लेदर खरीद रहे हो, ये किसका ट्रांजैक्शन है? आपका लेदर का ट्रांजैक्शन है। ठीक है, अगर आपने लेदर लिया और आपने लेदर लिया कितने में? 100 रुपीज में, तो उस पर आप जीएसटी कितना पे करोगे? 18 रुपीज, 18%। आपको आईटीसी भी पूरा 18 रुपीज का मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये टैक्सेबल सप्लाई, दिस इज नॉट एग्जाम सप्लाई। ठीक है, 5% पे टैक्सेबल है, बट टैक्सेबल तो है आपका आउटपुट। ठीक है, अब आप जब सेल कर रहे हो, आपने 100 रुपीज अपना मार्जिन ऐड किया, मार्जिन और कॉस्ट, तो आप 200 पे इसको सेल कर रहे हो। ठीक है, तो जब आप 200 पे सेल कर रहे हो, जस्ट अ सेकेंड, इसमें थोड़ा लैग हो रहा है, एक सेकेंड होल्ड करना। बेटर नाउ। हाँ, तो आप जब इसको सेल कर रहे हो, ठीक है, तो आप सेल कितने में कर रहे हो? 200 में। आपने 100 रुपीज अपना प्रॉफिट और कॉस्ट और ऐड किया। ठीक है, अब आपको जो आईटी जो टैक्स आउटपुट में पे करना है वो कितना होगा? वो आपका 10 रुपीज होगा 5% के हिसाब से। ठीक है, बट आपके पास आईटीसी जो अवेलेबल है वो कितना है? वो 18 है। ठीक है, अब आपकी लाइबिलिटी है 10, आपके पास अवेलेबल है 18, तो आप सिर्फ कितना यूज कर पाओगे इसमें से? सिर्फ 10 टू द एक्सटेंट ऑफ 10 ही यूज कर पाओगे आईटीसी। बाकी जो 8 रुपीज है वो आपको अनयूटिलाइज रहेगा, आपके बैलेंस में पड़ा रहेगा। और ऐसा नहीं है कि अगले साल, अगले मंथ में यूज हो जाएगा, हर बार आपका ये अक्यूमुलेट होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। तो आपके पास बैलेंस तो रहेगा लेकिन पेमेंट के लिए लाइबिलिटी नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला
कि ये जो आपका अनयूटिलाइज्ड आईटीसी है ना, ये हम आपको रिफंड कर देंगे, ठीक है। तो अब हम लोगों को ये फॉर्मूला देखना है, और फॉर्मूला हम लोग कभी भी रटते नहीं है, फॉर्मूला हम बनाते हैं, ठीक है। तो हमको फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट सोचना है कि हमको फॉर्मूला बनाना है। गवर्नमेंट ने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आप बताओ कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिफंड हमको कितना देना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक बेसिक एग्जांपल लो, ठीक है। आपने एक बेसिक एग्जांपल लिया, बेसिक एग्जांपल में क्या लिखा कि आप फॉर एग्जांपल बना रहे हो पैरागॉन स्लीपर्स, ठीक है, ठीक है। अब आपको बताना है मतलब ये फॉर्मूला जो है वो आप बनाओगे, ठीक है। अब आप जो इनपुट ले रहे हो 100 रुपीज का लेदर, आपने लेदर लिया 100 रुपीज का, उस पे जो जीएसटी आपने पे किया वो 18 रुपीज किया, तो ये आपने क्या ले लिया, 18 रुपीज, आईटीसी भी ले लिया, ठीक है। अब आगे जब आप इसको सेल कर रहे हो, ठीक है, तो आप कितने में सेल कर रहे हो, 200 में सेल कर रहे हो, ठीक है। और आप उस पे 5% मतलब 10 रुपीज जीएसटी पे कर रहे हो, ठीक है। अब मुझे बताओ, आपका जो लाइबिलिटी है वो है 10 रुपीज, ठीक है। अब इसमें से आपने 10 रुपीज यूज कर लिया, आपका अनयूटिलाइज कितना बचा, 8। तो आपका जो टैक्स, आपको जो रिफंड मिलना चाहिए वो कितने का मिलना चाहिए बताओ, 10 का रिफंड मिलना चाहिए, 18 का मिलना चाहिए, कि 8 रुपीज का मिलना चाहिए, 8 रुपीज का मिलना चाहिए। अब ये 8 रुपीज आपने कैलकुलेट कैसे किया, तो आपने ये देखा कि आउटपुट पे आपका जितना भी टैक्स है वो आपने माइनस कर दिया, कि इतना तो आप यूटिलाइज कर सकते हो, इसलिए ये रिफंड नहीं मिलना चाहिए 10 रुपए, ठीक है। बाकी बचा हुआ जो भी है वो आपको रिफंड मिल जाएगा। तो आपने क्या करा, आपने इनपुट लिया, इनपुट पे जो टैक्स पे किया है वो, ठीक है, इनपुट टैक्स, उसमें से माइनस क्या कर दिया, आपका आउटपुट टैक्स, ठीक है। यही क्या था ना आपने, 18 माइनस 10 क्या होगा, तभी जाके आपका आंसर 8 आया, ठीक है। तो अभी आपका ये फॉर्मूला बन गया है, एकदम बेसिक फॉर्मूला। जब आपका क्या है, आपका इनपुट भी एक ही है और आउटपुट भी आपका एक ही है, तो क्या हो गया उस केस में, आपका ये फॉर्मूला बन गया। थोड़ा सा लैग हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये तो एकदम सिंपल था, इसमें कोई कॉम्प्लेक्शन नहीं था। अब हम थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी में घुसते हैं, ठीक है। सेकंड, अब आप ना जो स्लीपर्स बना रहे हो, दो टाइप के बना रहे हो, ठीक है। आपको जो 100 रुपीज का लेदर मिला है, आपने 18 रुपीज टैक्स पे किया है। अब जो स्लीपर बना रहे हो ना, आप दो स्लीपर बना रहे हो, कौन कौन से, एक स्लीपर जिसका जो रेट है वो 18% है, ठीक है। तो आपने 100 का, 100 की स्लीपर, 100 की नहीं, इसको अपन ले लेते हैं 50 की, 50 की स्लीपर ऐसी बेची है जिस पे जो लाइबिलिटी है वो 18% पे है, मतलब कितने रुपीज, 9 रुपीज, ठीक है। बट बाकी की जो आपने 150 की बेची है, उस पे जो लाइबिलिटी है वो 5% है, ठीक है। अब ये कितना हो गया आपका, ठीक है। अब आपका इनपुट कितना है, आपका इनपुट है 18, आउटपुट कितना है 9 और 7.5, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, आपको जो रिफंड मिलना चाहिए वो इसमें से मिलना चाहिए, मतलब ये जो आपने यूज करा है इसके लिए जो इनपुट यूज करा है उसका रिफंड मिलना चाहिए, या फिर आपने जो इसमें इनपुट यूज करा है 7.5 में जो इनपुट यूज करा है इसका आपको मिलना चाहिए, वो बताओ। 7.5 वाला मिलना चाहिए, ठीक है। अब सबसे लॉजिकल वे मुझे बताओ निकालने के लिए, क्या आपने 7.5 में क्या इनपुट यूज करा है वो अपन कैसे निकाल सकते हैं, टर्नओवर बेसिस पे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप टर्नओवर देखो, इसका इसका कितना है 150, ठीक है। तो आप क्या करो, 150 डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर, ठीक है, ये हो गया आपका 200, इनटू आपने क्या किया 18 कर दिया, ये आपका क्या हो गया नेट आईटीसी आपका कितना है।
अब इसमें से क्या ये एकदम जीरो रेटेड सप्लाई था क्या? मतलब इस पे कुछ टैक्स था ही नहीं क्या? बताओ, ये 0% है क्या? नहीं, ये आपका क्या है? 5% है। मतलब आपने थोड़ा तो यूज किया होगा, ठीक है। तो इसमें जो आपने जो अभी जो आपने ये प्रपोर्शन निकाला, उसमें क्या आ गया? ये 18 रुपीज का कितना प्रपोर्शन आपने इसमें यूज किया है? फुल अमाउंट आ गया है, फुल अमाउंट, ठीक है। पूरा 18 रुपीज का अमाउंट यहाँ पे आ गया है। बट इस 18 रुपीज में से आपने 5% के जितना तो यूज कर लिया है। बोलो हाँ कि ना? है ना? मतलब ये क्या है आपका, हमने ये इसको जो बाइफरकेट किया ना, इन शॉर्ट हमने पता है क्या किया, इस 18 को 75% इस टू 25% में बाइफरकेट कर दिया, ठीक है। कि जो 25 है ये आपका 18% वाला आउटपुट के लिए यूज हुआ होगा, और जो आपका 75% है वो 5% के लिए यूज हुआ होगा, ठीक है। अब आपने क्या करा, इसका 75 और 25 कर दिया, मतलब अब ये वाला जो अमाउंट है, ठीक है, ये क्या है आपका, इस 18 का 75%, ये यही हो गया, ये 75% आ जाएगा आपका, ये जो है 150 अपॉन 200, 75% ऑफ 18, ठीक है। अब इसमें से आप माइनस करोगे, हमने ऊपर भी देखा था, यहाँ पे भी आउटपुट टैक्स माइनस करते हो, ठीक है। तो आउटपुट टैक्स माइनस कितना करोगे? 7.5, ठीक है। तो अब ये क्या है आपका मैक्सिमम रिफंड जो कि आपको मिलेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम रिफंड कितना मिलेगा? 75% ऑफ 18, ये आपका हो जाएगा 4.5, इसमें माइनस कर दो 13.5, तो 13.5 माइनस 7.5, तो आपका हो जाएगा 6 रुपीज, ठीक है। तो मैक्सिमम रिफंड आपको कितना मिलेगा? 6 रुपीज। बोलो, इसमें कुछ डाउट है क्या कि कैसे आया, क्यों आया? एकदम लॉजिकली क्लियर है क्या? हम लोग फॉर्मूला बना रहे हैं, बताओ। नो डाउट क्लियर, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं आगे जाके, ठीक है। अब थर्ड सिचुएशन ऐसी है कि उसमें आपने जो इनपुट यूज करे हैं वो 2 इनपुट यूज करे हैं और आउटपुट आपका एक है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, इनपुट में आपने क्या यूज करा है? एक इनपुट यूज करा है 50 रुपए का, जिसमें आपने 18% जीएसटी पे करा है, मतलब 9 रुपीज, ठीक है। दूसरा आपने इनपुट यूज करा है 50 रुपीज, जिसमें आपने 5% इनपुट यूज करा है। अच्छा, इसको 12 ले लेते हैं ताकि राउंड फिगर में आंसर आए। 12% मतलब 6 रुपीज, ठीक है। ये आपके क्या हो गए? इनपुट। अब आप बना क्या रहे हो? आप बना रहे हो पैरागॉन स्लीपर, ठीक है। और जो आपका आउटपुट है वो है फॉर एग्जाम्पल 200 रुपीज पे 5%, 10 रुपीज, ठीक है। अब हमको इसमें आपको बताना है कि इसमें आपका, थोड़ा इसको शिफ्ट कर देता हूं मैं। अब इसमें आपको बताना है कि फॉर्मूला क्या होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका ये जो है ये पूरा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला है, ठीक है। तो आप यहां पर क्या करोगे? 10 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, क्योंकि पूरा आपका इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का ही है, ठीक है। अब मुझे बताओ, यहां पर जो मैं मल्टीप्लाई करूंगा, अब मुझे मल्टीप्लाई क्या करना है? नेट आईटीसी। अब ये मैं 9 रुपए करूं या 6 रुपए करूं या पूरा 15 रुपए करूं, ये मुझे बताओ। और मुझे लॉजिक भी चाहिए। देखो, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला है ना, वो आपका सिर्फ ये है, ठीक है। नहीं सॉरी, दोनों ही है, दोनों ही आपका इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला है, ठीक है। तो ठीक है, इसमें तो कोई इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा कि आप दोनों ही इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का है तो दोनों ही ले लोगे, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब इसको थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूं। उसमें क्या कर रहा हूं, अब मैं करता हूं, ओके, इसको मैंने अब 5% कर दिया, तो ये मेरा क्या हो गया? 2.5, ठीक है। अब आपका ये जो है ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपका इनपुट भी 5 पे है, आउटपुट भी 5 पे है, ये आपका इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का है। अब मुझे बताओ कि अब मुझे क्या करना चाहिए।
सिर्फ 9 लूंगा कि 9 + 2.5 लूंगा। यहाँ पे क्या करूंगा मैं इसको फॉर्मूला को पूरा लिख रहा हूं, इनटू नेट आईटीसी, जो भी आप बोलोगे वो ले लूंगा, और माइनस कर दूंगा मैं, माइनस क्या कर दूंगा, अपना आउटपुट 10 रुपीज आउटपुट। देखो अब सब लोग 9 रुपीज बोल रहे हैं, राइट। अब मैं आपको एक लॉजिकल रीजन देता हूं कि क्यों 9 रुपीज नहीं होना चाहिए, पूरा 11.5 होगा। पता है क्यों? देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो आपका 200 रुपीज आपने यूज किया है, ठीक है, 200 रुपीज जो आपने बनाया है, उसमें सिर्फ ये सिर्फ जो आपका 18% है वही गया है क्या? नहीं, उसमें आपका 5% वाला भी गया है, 18% वाला, दोनों गए हैं, ठीक है। और अब जब यहां से आप माइनस कर रहे हो, ये जो आप 10 रुपीज का आउटपुट माइनस कर रहे हो, ठीक है, इस 10 रुपीज आउटपुट में आपका सिर्फ 18% का अमाउंट है क्या? आप यहां से आउटपुट में से माइनस कर रहे हो कि आपने इतना यूज कर लिया होगा, ठीक है। तो अगर आप पूरा माइनस कर रहे हो, ठीक है, मतलब आप इसमें से भी माइनस कर रहे हो, इसमें से भी माइनस कर रहे हो, तो यहां पर अगर आप सिर्फ 5% का ही लोगे तो चलेगा क्या? मतलब यहां से आपने क्या माइनस कर दिया, आपने आउटपुट में से क्या माइनस कर दिया, आपने वो भी माइनस कर दिया इसमें से। अभी हम लोग निकालते क्या है मैथमेटिकली, अगर आप देखो तो हम देख क्या रहे हैं यहाँ पे, हम ये देख रहे हैं कि कितना परसेंट आपका यूज हुआ है फॉर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। अब पूरा ही यूज हुआ है, मतलब ये वाला इनपुट भी यूज हुआ है, ये वाला इनपुट भी यूज हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अगर सिर्फ ये वाले इनपुट के प्रपोर्शन के जितना ही लेंगे, ठीक है, तो आपने क्या करा, जब आपको आउटपुट लेना था तब आपने कितना लिया, सिर्फ इसके प्रपोर्शन में ही लिया। लेकिन अब जब आप माइनस कर रहे हो तो पूरे का माइनस कर रहे हो, तो वो गलत हो जाएगा। आप वो चीज माइनस कर दोगे जो कि इसमें है ही नहीं, ठीक है। अगर आपने इसको पहले 50% कर दिया, इसको आपने पहले ही अगर 50% कर दिया, ठीक है, तो मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो नेट आईटीसी है इसमें सिर्फ यही वाला पोर्शन बचेगा, फिर आप पूरा माइनस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अब आपको ये नहीं देखना है कि इसमें से कितना प्रोपोर्शन इसमें यूज हो रहा है, कितना प्रोपोर्शन यूज हो रहा है, क्योंकि अब आगे जाके फ्यूचर में क्या होगा कि जरूरी नहीं एक ही आउटपुट हो, आपके आउटपुट बहुत सारे हो सकते हैं। तो अब आपको ये नहीं देखना है कि कौन सा इनपुट कितने में यूज हुआ है, ठीक है। आपको क्या करना है, पूरा जो नेट आईटीसी है उसका ही आप, हाँ, पूरा जो 11.5 है उसका ही आप प्रपोर्शन निकाल के यहाँ पे कर दो, और जितना आउटपुट में यूज हुआ है वो माइनस कर दो, ठीक है। गवर्नमेंट ने यहाँ पे थोड़ी लीनियंसी रखी है। लीनियंसी क्यों रखी है? क्योंकि कोई भी पर्सन जो होगा ना वो बिना काम के रिफंड नहीं लेगा इस केस में। अब आईटीसी उसको मिला है, उसके पास अक्यूमुलेटेड है, अगर उसकी आउटपुट लायबिलिटी जेन्युइनली नहीं होगी तभी जाके वो लेगा, है ना। जबरदस्ती तो कुछ करेगा नहीं, क्योंकि रिफंड लेना इज नॉट दैट इजी। जनरली इजी क्या होता है कि आप आउटपुट लायबिलिटी से उसको सेट ऑफ कर दो तो आपको गवर्नमेंट के पास जाना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब रिफंड लेना है आपको, तो ये पूरी जो कैलकुलेशन है ना ये आपको गवर्नमेंट ऑफिसर को समझानी पड़ेगी। तो क्या आप चाहते हो कि जान करके आप उसका टैक्स का क्रेडिट यूज नहीं करो और जान करके रिफंड लो? ऐसा कभी कोई भी नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हाँ, हमें भरोसा है कि आप जब क्रेडिट ले रहे होंगे, आप जब रिफंड लोगे तो जेन्युइनली आपका कुछ अक्यूमुलेट हो रहा होगा, तभी आप रिफंड लोगे। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि आप पूरा आईटीसी इसमें यूज कर लो, ठीक है, पूरा नेट आईटीसी यहाँ पे लोगे, और यहां से फिर पूरे पे आउटपुट पे जो है वो आप माइनस कर दोगे, ठीक है। अच्छा, अब अगर यहाँ पे आपके थोड़ा और इसको कॉम्प्लेक्स कर रहा हूं मैं, ठीक है, फोर्थ एग्जाम्पल इसमें एक्चुअली ऐड कर देता हूं। अब अगर क्या हो गया आपका, जो ये आपका भी 100 रुपीज का एक आउटपुट होता और 100 का दूसरा आउटपुट होता, 100 का एट आपका 18% होता, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखो इसको मैं कर रहा हूं 5 रुपीज, ठीक है। तो आपके आउटपुट दो हो गए, एक आउटपुट ये, एक आउटपुट ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वापस से जो प्रपोर्शन लेते थे आउटपुट का, वो तो प्रपोर्शन हम प्रपोर्शन ही लेंगे, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा,
ये आपका हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 200, मतलब हमने क्या देखा कि आपने इसमें टोटल आउटपुट कितना लिया है, ये वाले प्रोडक्ट में टोटल आउटपुट कितना लिया है, तो वो क्या हो गया आपका 100 डिवाइडेड बाय 200, ठीक है। अब नेट आईटीसी में क्या लोगे आप, इसको बनाने के लिए, 1 को बनाने के लिए ये भी लगा होगा, ये भी लगा होगा, ठीक है। तो हम पूरे का 50% कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे 11.5 का 15% करोगे, सॉरी 50% 11.5 का करोगे, ये टोटल ले लिया, और माइनस, अब इसमें से माइनस क्या करूंगा, आपने जो आउटपुट लिया है सिर्फ इसका लिया है, ठीक है। तो ये वाला जो है 50% ये किसका है, सिर्फ इसी का है, तो यहाँ पे आउटपुट भी किसका ही माइनस करोगे, सिर्फ 5 रुपीज, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम रिफंड। बताओ इसमें किसी को डाउट है क्या, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, सबसे पहले तो ये समझ में आया कि नहीं आया, और अगर नहीं आया तो क्या डाउट है कि मैं वापस से समझाऊं, बताओ। निकिता इज सेइंग नो डाउट, बाकी विपुल, सोनल, मुकेश, मैत्री, विपुल इज सेइंग गॉट इट, सोनल इज सेइंग गॉट इट, मुकेश को भी नो डाउट, मैत्री, मैत्री को भी नो डाउट, ओके ठीक है। तो इसीलिए अब हम फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं, फॉर्मूला क्या लिखेंगे, तो फॉर्मूला क्या हो गया आपका, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का जो आपका आउटपुट है, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका टोटल आउटपुट, ठीक है, इनटू नेट आईटीसी, फुल नेट आईटीसी, ठीक है, फुल नेट आईटीसी, वो फिर भले से ही इन्वर्टेड वाला हो या ना हो, फुल आईटीसी, ठीक है, इसमें फुल भी लिख देता हूं, और इसमें से आप माइनस क्या कर दोगे, माइनस आउटपुट टैक्स ऑन इन्वर्टेड आउटपुट, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, फॉर्मूला, ठीक है। अब आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है, आपको ये हमने बनाया है और हमने खुद ने बनाया है, तो कोई जो चीज हम खुद बनाते हैं वो कभी भी हमको रटने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अब है ना, यहाँ पर ये जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला आउटपुट है, ठीक है, ये जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला आउटपुट है, ये तो आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक है। ये जो टोटल आउटपुट है ये आप कैसे निकालोगे, तो जैसे हम यू नो जीरो रेट में निकालते थे ना, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, ये यहाँ पर सेम वही है, ठीक है। तो जैसे हमने ऊपर निकाला था ना, हमको सेम वैसे ही निकालना है टोटल आउटपुट, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर रहेगा ये, ठीक है। और जो आपका नेट आईटीसी है ये क्या रहेगा, आपका पूरे उस पीरियड का, जैसे अगर आप एक मंथ के लिए रिफंड क्लेम फाइल कर रहे हो, तो उस पूरे मंथ का जो भी आपका पूरा आईटीसी है वो लोगे, बट यहाँ पर एक डिफरेंस है। अब हमने जब जीरो रेटेड देखा था ना, तो जीरो रेटेड में क्या देखा था, ये देखो, ये हमारा जीरो रेट का था, तो जीरो रेट में क्या देखा था हमने, आपको इनपुट्स का मिलता था, ठीक है, आपको इनपुट सर्विसेज का भी मिलता था, आपको सिर्फ किसका नहीं मिलता था, कैपिटल गुड्स का नहीं मिलता था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ इतना ट्विस्ट है कि आपको इनपुट सर्विसेज का भी नहीं मिलेगा, आपको इनपुट सर्विसेज का भी नहीं मिलेगा। अब आप सोच सकते हो क्या इनपुट सर्विसेज का नहीं देने का इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में क्या लॉजिक होगा, बताओ कोई मुझे बता सकता है क्या। वैसे इसमें इतना इतना सारा लिखना थोड़ा डिफिकल्ट है, चलो मैं आपको बताता हूं। तो जनरली क्या होता है, अगर आप जीएसटी के बेसिक्स की बात करो, ठीक है, तो जीएसटी में जो सर्विसेज का अगर आप बेसिक रेट देखोगे तो वो है 18%, ठीक है। कुछ कुछ सर्विसेज कभी कभी गवर्नमेंट पे रेट कम कर देती है, बाकी जनरली 90% ऑफ द सर्विसेज का आप रेट देखोगे तो वो 18% है, ठीक है। तो अब अगर आप सर्विसेज कोई भी ले रहे हो, कोई भी सर्विसेज ले रहे हो, तो वो आप 18% उसको पे करोगे, ठीक है। और आपकी जो गुड्स आप सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, जो आप गुड्स सप्लाई कर रहे हो
वो गुड्स 5%, 12%, 18% किस भी रेट से हो सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर आपका मतलब समझ लो आप ऐसे ऐसे आप कोई गुड्स यूज कर रहे हो, गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ठीक है, तो आपका जो 90% ट्रांजैक्शन है, 90% ऑफ द इनपुट्स आपके नॉर्मल है, ठीक है। आपने इनपुट्स ले रखे, गुड्स ले रखे, तो सबसे ज्यादा कॉस्ट किसकी होती है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करो तो सबसे ज्यादा कॉस्ट किसकी होगी, जो आपके गुड्स यूज कर रहे हो इनपुट्स वो, और कैपिटल गुड्स की, ठीक है। सर्विसेज आप थोड़ी कम लोगे, ठीक है। तो अगर सिर्फ 5% आपने, और आपका जो मतलब आउटपुट है ना, आउटपुट आपका 5% और 12% पे है, ठीक है। तो अगर आपने सिर्फ जरा सी भी, समझ लो 99% आपका यही है, सिर्फ 1%, अब आप कोई भी बिजनेस है तो वो 1% सर्विस तो लेगा, ठीक है। तो सिर्फ 1% के लिए उसको अगर 18% पे करना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो फटाफट भाग के भी जाएगा गवर्नमेंट के पास कि मुझे रिफंड चाहिए, ठीक है। और इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि इसीलिए हम जो इनपुट सर्विसेज है उसका आपको रिफंड नहीं देंगे। तो जब इनिशियली आया था ना, तब इनपुट सर्विसेज का भी रिफंड ये लोग दे रहे थे, ठीक है। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया है, इनपुट सर्विसेज का रिफंड बंद कर दिया है। इसके लिए बहुत अभी भी लोग रिप्रेजेंटेशन फाइल कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो गुड्स बना रहे हैं ना, गुड्स बनाने के लिए जो सर्विसेज का यूज कर रहे हैं उनको बहुत दिक्कत हो रही है, ठीक है। क्योंकि सर्विसेज के लिए अगर कोई यूज कर रहे हैं, हाँ, अगर आप सिर्फ सर्विस सेक्टर में एंगेज हो तो भी आप इसका क्रेडिट नहीं ले सकते हो, क्योंकि देखो अगर सर्विसेज सेक्टर में भी हो, ठीक है, तो सर्विसेज जनरली गवर्नमेंट ने क्या बोला, 90 to 95% 18% पे ही है, तो आपका आउटपुट भी 18% होगा, इनपुट भी 18% ही होगा। तो इसलिए वहां पे आपका इन्वर्टेड ड्यूटी का डिफरेंस आएगा ही नहीं, ठीक है। आपका प्रॉब्लम कब आएगी, जब आप इन आउटपुट में बहुत सारा आपका 5% 12% है और सर्विसेज आप बहुत ज्यादा ले रहे हो, उस केस में ही आपको दिक्कत आएगी। तो गवर्नमेंट के लिए बहुत सारे लोगों ने रिप्रेजेंटेशन भी फाइल किया है। अब देखो क्या होता है, गवर्नमेंट ने भी इनफैक्ट रिकॉग्नाइज किया है कि ये जो अब हमने कर दिया है उसकी वजह से बहुत अक्यूमुलेट होता जा रहा है क्रेडिट कुछ कुछ इंडस्ट्रीज में। तो गवर्नमेंट उसमें आगे एक्शन लेगी, लेकिन फिलहाल के लिए हमको क्या पढ़ना है कि फिलहाल के लिए तो आपको इनपुट सर्विसेज का जो एग्जाम्पशन है, जो रिफंड है, वो नहीं मिलता है, ठीक है। तो अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, और इनपुट के लिए एक क्लैरिफिकेशन आया था कि क्या आप किसको इनपुट मानोगे और किसको कैपिटल गुड्स मानोगे, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा था कि सेम जो हमारी हमने ऑलरेडी पढ़ा था ना, गवर्नमेंट ने उसको ही रीआइट्रेट किया है कि अगर आपने कभी भी एक्सपेंस चार्ज कर दिया है किसी भी भले आपने कैपिटल गुड के नेचर का आइटम भी लिया है, लेकिन उसको अगर आपने एक्सपेंस बुक कर दिया है, ठीक है, तो उसको फिर कैपिटल नहीं मानेंगे, उसको आप इनपुट मान सकते हो, ठीक है। तो कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन अभी भी वही है, अगर आपने किसी भी गुड्स को कैपिटलाइज किया है तो वो कैपिटल गुड्स, अगर कैपिटलाइज नहीं किया है तो वो क्या हो जाएगा, इनपुट गुड्स, ठीक है। तो इसे गवर्नमेंट ने अपनी पोजीशन रीआइट्रेट करी है इस क्लैरिफिकेशन में, ठीक है। अब ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सुपर इंजीनियरिंग वर्क्स। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, इसमें कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि इस पे आपको इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो जैसे हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स सर्विसेज था, ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स सर्विसेज अगर आपको याद दिलाऊं तो रियल एस्टेट वाला था, तो उसमें भी जो 1% और 5% था उसमें तो आप आईटीसी ले ही नहीं सकते हो, तो रिफंड की बात आती नहीं है। रिफंड की बात कहाँ पे आती है, वो आती है अगर आप कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना रहे हो, ठीक है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स पे 12% रेट है, और उस केस में आपका, हाँ 12% वाला, तो उस केस में आपको रिफंड नहीं मिलेगा। देन रेल लोकोमोटिव, ये भी एक गुड है, अगर आप ये बना रहे हो तो इस पे भी आपको रिफंड नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर कोई है तो आपको इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का रिफंड मिलेगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या लिख रखा है, सुपर इंजीनियरिंग वर्क्स इज अ रजिस्टर्ड सप्लायर इन हरियाणा, ठीक है, एंगेज इन टैक्सेबल सप्लाई है, ठीक है, ठीक है, ये सब ठीक है, आईटीसी भी ठीक है, आईटीसी अवेल्ड ऑन इनपुट्स, ठीक है, तो सिर्फ इनपुट्स की बात करी तो मतलब पूरा आईटीसी हमको मिलेगा, ठीक है। डिटरमाइन द मैक्सिमम अमाउंट, तो ये सब दे रखा है इन्होंने, प्रोडक्ट्स दे रखे हैं, उसका टर्नओवर दे रखा है और आउटपुट दे रखा है, और आईटीसी कितना दे रखा है वो भी हमको दे रखा है, ठीक है।
अब ना इसमें इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाले कौन कौन से, मुझे आप ये बताओ। ए एंड बी है ना। ए पे आपका आउटपुट 5 है, इनपुट 18 है, सेम ऐसे बी पे भी है, सी पे आपका सेम है, तो सी इज नॉट योर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला केस, ठीक है। तो ए और बी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, डिटरमाइन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिफंड ऑफ द अनयूटिलाइज्ड आईटीसी that super engineering works is eligible to claim under section 54(3), provided that product B is not product B is notified as a product जिसपे रिफंड नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये हो सकता है आपका जो प्रोडक्ट बी है, ये हो सकता है कि आपका जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव या फिर ऐसा कुछ है जिसमें आपको नोटिफाई किया है गवर्नमेंट ने कि इस पे आपको रिफंड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, सबसे पहले मुझे लिखना है आपका जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला टर्नओवर है वो लिखना है। तो बताओ वो क्या होना चाहिए, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला टर्नओवर क्या होगा। अभी इस केस में ये तो आप लोगे नहीं, ये आप लोगे नहीं, सिर्फ आप 5 लाख ही लोगे, ठीक है। तो 5 लाख क्या हो गया आपका इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला टर्नओवर, डिवाइडेड बाय आपका टोटल टर्नओवर। तो टोटल टर्नओवर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका, ये पूरे को मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो 5 लाख प्लस 350 प्लस 1 लाख, तो ये आपका कितना हो गया 9,50,000, ठीक है। तो अब ये क्या आ गया आपका वो प्रपोर्शन जो कि आपने ये गुड बनाने के लिए यूज किया है, ठीक है। अब ऑल्दो यहां पर इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दे रखा है कि आपने ये वाला जो है ए इसके लिए 5% यूज किया है, बी के लिए आपने 5% यूज किया है, सी के लिए आपने 18% यूज किया है, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आप इतनी मेहनत मत करो, आप जो टोटल आईटीसी है उसको ही उस पे ही प्रपोर्शन निकाल लो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जो टोटल आईटीसी है इसका टोटल आईटीसी कितना है 1,80,000, ठीक है। आप पूरा 1,18,000 पे आईटीसी निकाल लो, ठीक है। और इसमें से आप माइनस क्या करोगे, अब बताओ माइनस क्या करूंगा, इसमें से माइनस करूंगा मैं जो मैंने आउटपुट पे इस 5 लाख पे टैक्स पे किया है, ठीक है। तो आउटपुट पे भी मैंने टैक्स पे किया होगा, ये 5 लाख पे मैंने कितना परसेंट टैक्स पे किया होगा 5%, तो माइनस 0.25 मैं इसमें से माइनस कर दूंगा। तो ये क्या आ जाएगा आपका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिफंड दैट यू कैन क्लेम, ठीक है। तो बस इतना सही था। और एग्जाम में इंस्टीट्यूट में कभी भी आरटीपी में एमटीपी में इंस्टीट्यूट ने इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं दिया है, ठीक है। तो हम लोग भी इसको और ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, कभी भी मिक्स नहीं करेंगे कि जीरो रेटेड इन्वर्टेड दोनों मिक्स कर दिया। तो इससे ज्यादा कहीं पर भी मैंने सब चीजें देख ली, इंस्टीट्यूट का प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस भी देख लिए। तो दिस इज द सबसे इतना ही कोर्स में आपके है, ठीक है, इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। तो बस आपको लॉजिकली याद रहेगा ना, तो वही बहुत है, ठीक है। अब है आपका, अभी आपका इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर खत्म, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हम देख रहे हैं ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जब आप अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे। क्या ऑप्शन रहेगा, या तो आप एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स अंडर बॉन्ड विदाउट पेइंग आईजीएसटी कर सकते हो, या फिर आईजीएसटी पे करके उसका रिफंड ले सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपको विदाउट पेमेंट में आपको आईटीसी का रिफंड मिलेगा, ठीक है। और जो आपका आईजीएसटी पे कर रहे हो तो उसमें आपको किसका मिलेगा, आउटपुट का रिफंड मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब एप्लीकेशन आपको फाइल करनी है, तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए जो आपकी एप्लीकेशन होती है वो एप्लीकेशन क्या होती है, तो जो आप शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल करते हो उसको ही एप्लीकेशन मान लिया जाएगा, आपको अलग से कोई एप्लीकेशन फाइल नहीं करनी है। बट आपको एक दो चीजें इसमें ध्यान रखना है, क्या क्या, आपको रिफंड एप्लीकेशन क्या मानेंगे तभी आपको मिले फाइल हुई है जब जो आपका कन्वेंस है वो इंडिया से चला गया है, ठीक है। जैसे आपका जो कन्वेंस है जिसमें वो गुड्स है, जब वो चला जाएगा ना तभी मानेंगे कि आपका रिफंड आपका कवर हो गया है। तो जब आप जो इसको करते हैं ना, तो एक डिपार्चर मैनिफेस्ट
फाइल करते हैं, जो कैरी करते हैं ना, जब जब गुड्स, जब कोई कन्वेंस बाहर जा रहा है तो क्या करेगा, एक डिपार्चर मैनिफेस्ट फाइल करेगा, उसमें सारे शिपिंग बिल डिटेल्स रहेंगे कि ये शिपिंग बिल डिटेल्स के गुड्स में लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो गवर्नमेंट को क्या समझ में आ जाएगा कि हाँ ये आपका गुड्स चला गया है, ठीक है, उसके बाद ही आपको रिफंड मिलेगा। देन आपको 3B फाइल करना जरूरी है। 3B फाइल करना क्यों जरूरी है, क्योंकि आप 3B में दिखाओगे कि हाँ मैंने पेमेंट किया है, उसके बाद ही तो आपको रिफंड मिलेगा। आउटपुट की बात चल रही है आप पे, है ना। फिर ये जो रिफंड प्रोसेस है, रिफंड प्रोसेस क्या होती है, तो रिफंड प्रोसेस में क्या होगा, आप GSTR 1 में अपनी डिटेल्स दिखाओगे। GSTR 1 में आपको याद दिला दूं, एक टाइल थी GSTR 1 जब हमने देखी थी, उसमें टाइल थी, उसमें तक क्या था, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में आप डिटेल्स डालते थे और उसमें पोर्ट कोड और ये सब पूछते थे, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो वहां पे आप जो डिटेल्स भरोगे वो सब कहाँ चली जाएगी, वो सब चली जाएगी आइस गेट से मैच होने। अब आइस गेट क्या है, तो ये कस्टम्स का पोर्टल है, ठीक है, वहां पे सब डिटेल्स रहेगी कितना अपना एक्सपोर्ट हुआ है, ये दोनों डिटेल्स मैच होगी, और मैच होगी तो आपको ऑटोमेटिकली रिफंड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब आपका वही दे रखा है कि टेबल ऑफ 6A में आप डालोगे, ठीक है, आप 3B फाइल करोगे तो ये सब चीजें मैच होगी और ये आपको रिफंड मिल जाएगा। अच्छा, कभी कभी आपका जो रिफंड है वो विथहेल्ड भी हो सकता है। अब विथहोल्ड कब होगा, विथहोल्ड तब होगा जब कमिश्नर को लगता है कि आपको अगर रिफंड दे दिया तो आप उसका कुछ आपकी कोई दूसरी लाइबिलिटी पेंडिंग हो सकती है, जिसका हम लोग ये रिफंड का यूज करके पेमेंट करने वाले हैं, ठीक है, तो इसलिए उस टाइम पे कर सकते हैं। अब भूटान के साथ कभी कभी गवर्नमेंट का कुछ ट्रीटी होती है, उस केस में क्या होता है कि गवर्नमेंट बोलती है कि हम सप्लायर को रिफंड नहीं देंगे, हम रेसिपिएंट मतलब भूटान गवर्नमेंट को रिफंड देंगे। तो क्या करोगे आप अगर सप्लायर हो तो आप भूटान गवर्नमेंट से टैक्स चार्ज करोगे, और जो रिफंड रहेगा वो किसको मिलेगा, गवर्नमेंट जो है वो जो रिफंड है उसको देगी, वो भूटान गवर्नमेंट को देगी, ठीक है। तो यहाँ पे उसका एक मेंशन है, ये भी आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। अब कुछ केसेस हैं जहां पे आपको रिफंड ऑफ आईटीसी अलाउड नहीं है, ठीक है। तो आपको कब आईटीसी का रिफंड नहीं मिलेगा, तो एक तो है आपने अगर जो आपका जो आउटपुट प्रोडक्ट है उस पे अगर उस पे टैक्स लग रहा है आउटपुट पे, ठीक है, अगर वो सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी है तो आपको उसका रिफंड नहीं मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती नहीं है कि आप वो चीज एक्सपोर्ट करो, फिर भी एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसमें फिर आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। या फिर अगर आपने आउटपुट पे टैक्स पे कर रहे हो तो भी आपको इनपुट का रिफंड नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि फिर वो अब जैसे जीरो रेटेड और इन्वर्टेड जो है ना, दोनों का प्रिंसिपल सेम है कि आपका आउटपुट पे टैक्स नहीं है या कम है तो ही आपको आईटीसी का रिफंड मिलना चाहिए, ठीक है, दोनों का प्रिंसिपल सेम है, बस मेथड अलग है। फिर मिनिमम अमाउंट ऑफ रिफंड कि आपको इतना तो मतलब आप जैसे हर एक एक रुपए के लिए आप रिफंड मांगने नहीं जा सकते। गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आपका अगर मिनिमम 1000 का रिफंड एक बार हो गया तभी आप रिफंड ले सकते हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि एक महीने में अगर आपका 900 का ही रिफंड हुआ तो आपको रिफंड कभी मिलेगा ही नहीं, आप एक मंथ का और वेट करो, ठीक है, अगले मंथ भी आपका अगर 100 का रिफंड और हो गया तो आप 2 महीने का एक साथ क्लेम कर लेना 1000 रुपए, ठीक है, लेकिन आप 100 रुपए मतलब 1000 से कम कभी भी हमारे पास मत आना रिफंड लेने के लिए। तो ये मंथ 1 और मंथ 2 तो एक मंथ का आपको और वेट करना पड़ेगा, साथ में आपको हम रिफंड दे देंगे। तो डिनाई नहीं कर रहे हैं, बस ये बोल रहे हैं कि मिनिमम एक एप्लीकेशन में 1000 रुपीज पर टैक्स हेड आपका रिफंड एटलीस्ट होना चाहिए। बट ये एप्लीकेबल किस पे नहीं है, अगर आप अपना एक्सेस बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ले रहे हो, मतलब आपका पेटीएम वॉलेट, ठीक है, पेटीएम वॉलेट में आपके पास अगर 1 रुपए भी है तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि हाँ ये आपका ही पैसा है, ये हमारे पास नहीं है, तो आप इसको जब भी आपको चाहे, भले ही आपको 2 रुपए भी आपको रिफंड लेना तो आप रिफंड ले सकते हो, इसके लिए कोई आपको हम रोकेंगे नहीं, ठीक है। ये क्यों करा है गवर्नमेंट ने, ताकि आपको अश्योरिटी रहे कि आप अगर एक्स्ट्रा पे कर भी दो तो वो आपके पास आपके अकाउंट में सेफ है, उसका आप उसको वापस से जब भी आपकी इच्छा हो आप उसको निकाल सकते हो, ठीक है। देन है आपका रिफंड टू पर हेड है, तो आईजीएसटी में भी आपका 1000 ही होगा और सीजीएसटी एसजीएसटी में भी आपका 1000 होगा, ठीक है, दोनों हेड में मतलब हेड वाइज है वो, ठीक है, तो आईजीएसटी का भी 1000 ही होगा। देन रिफंड टू यूएन बॉडीज, एम्बेसीज
अब ये सब क्या है, तो गवर्नमेंट इनको ये बोलती है कि आप बाहर वाले हो तो हम ये मानेंगे कि आप बाहर के ही हो। तो अगर आपको कुछ भी किसी ने सेल किया है तो वो तो टैक्स लगाएंगे, तो आपको उसका रिफंड हम दे देंगे, ठीक है। तो इन सब लोगों को मिलेगा। अगर कोई एजेंसी है यूएन की, मल्टीलेटरल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कॉन्सुलेट या एम्बेसी है ऑफ फॉरेन कंट्रीज, और एनी अदर पर्सन जो कि स्पेसिफाई होंगे, उन लोगों को क्या करेंगे, उन लोगों को मिलेंगे। और उनके लिए क्या होना चाहिए, टाइम लिमिट क्या है, तो 18 मंथ्स है, ठीक है। 18 मंथ्स फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ अ क्वार्टर इन विच द सप्लाई वाज रिसीव्ड, ठीक है। तो इनको जो रिफंड भी फाइल करना रहता है ना, वो क्वार्टर वाइज करना रहता है, ठीक है। और आपको एक क्वार्टर में आप एक कर सकते हो, ठीक है। और आपको कब मिलेगा, 18 मंथ्स फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ क्वार्टर इन विच द सप्लाई वाज रिसीव्ड। तो जब आपको वो सप्लाई मिला है, उस क्वार्टर खत्म होने के 18 मंथ्स तक आप रिफंड क्लेम कर सकते हो, ठीक है। फिर कंडीशन है कि क्या जो आपको इनवर्ट सप्लाईज है वो किससे मिलना चाहिए, रजिस्टर्ड पर्सन से। तो ऑब्वियसली अगर रजिस्टर्ड पर्सन से मिलेंगे तभी आप उसको तभी वो आपको टैक्स भी चार्ज करेगा, ठीक है। अनरजिस्टर्ड से लोगे तो आपको टैक्स तो चार्ज करेगा ही नहीं, तो आपके पास बिल भी नहीं होगा, ठीक है। देन उसका नेम और जीएसटी नंबर होना चाहिए टैक्स इनवॉइस में, और अदर कोई रेस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट बाद में बताती है तो वो, ठीक है। देन सुप्रीमेसी ऑफ प्रोविजन इन केस ऑफ इनकंसिस्टेंसी। अब कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट दूसरी कंट्रीज के साथ कुछ एग्रीमेंट्स करती है, ट्रेड एग्रीमेंट्स। जैसे अगर आपने डीटी में पढ़ा हो तो डीटी डबल ए होता है, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। वो क्या होता है, कंट्रीज के बीच में होता है। तो हमेशा क्या होता है, अगर डीटी डबल ए कहीं पर भी प्रिवेल कर रहा है, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है हमारे इनकम टैक्स एक्ट में और डीटी डबल ए में, तो क्या प्रिवेल करता है, तो डीटी डबल ए प्रिवेल करता है। वैसे ही गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर यहाँ पर भी कोई आपका गवर्नमेंट बाहर वाली गवर्नमेंट के साथ कुछ ट्रीटी करती है, तो दैट विल प्रिवेल ओवर जीएसटी लॉ, ठीक है। देन इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिफंड। तो हमने क्या देखा था, जो रिफंड है वो आपको कितने टाइम में मिल जाना चाहिए। एक बार अप्रूव हो गया, आपने जब एप्लीकेशन फाइल कर दी, ठीक है, उसके बाद 60 डेज में आपको रिफंड मिल जाना चाहिए। लेकिन अगर 60 डेज में आपको रिफंड नहीं मिल रहा है, तो आपको उसके बाद 61th डे से आपको इंटरेस्ट के साथ मिलना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको, कितना मिलेगा, 6% मिलेगा नॉर्मल केसेस में। बट अगर अपील या फिर फर्दर प्रोसीडिंग्स की वजह से आपका ये रिफंड आ रहा है, तो उस केस में आपको 9% पे इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। और ये कब से चालू होगा, 61st डे से आपका अमाउंट चालू होगा, ठीक है। और जो आपका प्रॉपर ऑफिसर है वो एक ऑर्डर बनाएगा कि अमाउंट ऑफ रिफंड, फिर पीरियड ऑफ डिले और इंटरेस्ट पेबल, उसके साथ वो आपको एक पेमेंट एडवाइस भी दे देगा कि हाँ ये आपको पेमेंट मिल जाएगा, ठीक है। देन कंज्यूमर वेलफेयर फंड। अब ये क्या होता है, तो कभी अगर आपने एप्लीकेशन फाइल करी रिफंड की, ठीक है, कि मैंने गलती से टैक्स पे कर लिया। आप जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक गुड्स आप सेल कर रहे हो, ठीक है, उस पे आपने 18% टैक्स पे किया है, ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि इस पे 12% लगना चाहिए। तो आपने क्या करा, आपने पिछले एक साल में पूरा 18% पे किया है, और 18% आपके कस्टमर से भी चार्ज कर लिया है। मतलब आपने उसका जो बर्डन है वो पास ऑन कर दिया है। अब आप क्या बोल रहे हो कि मुझे पिछले एक साल में मैंने जो गलती से, मतलब गलती से मैंने गलत टैक्स पे किया था, मुझे 12% ही करना चाहिए था, मुझे 6% का रिफंड चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि हाँ आपसे गलती हुई है, आपने ज्यादा टैक्स पे कर दिया, आपको कम टैक्स पे करना चाहिए था। 6% का रिफंड बनता है, लेकिन आपको नहीं मिलेगा ये 6% का रिटर्न। 6% का जो रिफंड है वो किसको जाएगा, कंज्यूमर वेलफेयर फंड को। और अगर आपको जो कस्टमर है बाद में वो चाहे कि मुझे ज्यादा टैक्स लगा है, तो वो रिफंड क्लेम कर सकता है। कहां से वो रिफंड क्लेम कर सकता है, कंज्यूमर वेलफेयर फंड से। फिर उसको वहां से रिफंड क्लेम करना पड़ेगा, उसको भी बताना पड़ेगा कि मैंने भी इसका जो बर्डन है खुद ही बियर करा है, आगे पास ऑन नहीं किया है, तो ही मिलेगा, ठीक है। फिर रिफंड ऑफ आईजीएसटी ऑन टूरिस्ट लिविंग इंडिया। तो अगर इंडिया से कोई बाहर जा रहा है टूरिस्ट, तो वो क्या कर सकता है, अपना उसके पास इनवॉइस होगा कि मैंने ये गुड्स खरीदा है और ये देखो मैं लेके जा रहा हूँ साथ में, तो उसके लिए उसको रिफंड मिल जाएगा, ठीक है। और टूरिस्ट के लिए क्या है कि वो एटलीस्ट, मतलब एट द मैक्स 6 मंथ्स के लिए इंडिया में रुका हो फॉर नॉन इमिग्रेशन पर्पसेस, तो उसको ही मानेंगे टूरिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रिफंड का चैप्टर कंप्लीट। और
तो रिफंड में या तो आपके एमसीक्यू आएंगे, या फिर अगर कभी क्वेश्चन आया तो उसमें से इनपुट आउटपुट वाला जो 0 रेटेड वाला था वो, या फिर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में से 4 या 5 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब जॉब वर्क है, तो जॉब वर्क रेलेवेंट डेट से रिलेटेड कुछ डाउट है तो विपुल मुझे आप व्हाट्सएप कर दोगे क्या, क्योंकि एक्चुअली हमारे पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं और मुझे जॉब वर्क कंप्लीट करना है। ठीक है, चलो, तो अब जॉब वर्क क्या होता है। ठीक है, तो नॉर्मल एग्जांपल लूं मैं, तो जॉब वर्क बहुत प्रेवलेंट है स्पेशली टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। ठीक है, अब आपको बनाना है शर्ट। ठीक है, तो आप क्या करोगे, शर्ट बनाना है, आपको ब्लू कलर का शर्ट बनाना है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्लोथ खरीदोगे, क्लोथ की करवाओगे डाई। डाई मतलब क्या, उस पर कलर लगाते हैं। ठीक है, ताकि उसको ब्लू कलर का बनाना है, और उसके बाद आप करोगे उसकी स्टिचिंग। ठीक है, तो अब ये जो स्टिचिंग है ये तो आप खुद ही करते हो, और जो बटन लगाने वो सब चीजें आप खुद ही कर लेते हो। ठीक है, बट ये जो डाई है इसकी मशीन आपके पास नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप क्लॉथ खरीदोगे और ये क्लॉथ भेज दोगे किसके पास, एक जॉब वर्कर के पास। ठीक है, और आपने उसको जॉब वर्कर को क्या बोला कि पर मीटर ऑफ क्लोथ आई विल पे यू 10 रुपीज फॉर डाइंग। ठीक है, अब ये जो क्लॉथ है वो क्लॉथ आपने कितने का दिया है पर मीटर, ये 100 रुपीज का क्लॉथ है। ठीक है, ये आपने जॉब वर्कर को भेज दिया है। अब मुझे आप एक बात बताओ, सबसे पहले ये जो सप्लाई है, मतलब आपने जॉब वर्कर को जो भेजा है, ये सप्लाई किस चीज का है, क्लॉथ का सप्लाई है कि सर्विस का सप्लाई है। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ, ये सर्विस का सप्लाई है कि ये क्लॉथ का सप्लाई है, ये सर्विस का सप्लाई है। नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन अगर आप देखो तो आप उसको क्लॉथ दे रहे हो क्या, नहीं, आप क्लॉथ नहीं दे रहे हो। आप क्लॉथ सिर्फ इसके लिए दे रहे हो ताकि वो इस पे सर्विसेज परफॉर्म कर पाए और वापस से आपको क्लॉथ रिटर्न कर दे। ठीक है, तो इतना समझ में आएगा कि ये आपका क्या है, सर्विस का सप्लाई है। अब सप्लाई कौन कर रहा है, आप कर रहे हो कि जॉब वर्कर कर रहा है सप्लाई, बताओ। इस केस में ये सप्लाई है वो कौन कर रहा है, आप कर रहे हो कि जॉब वर्कर कर रहा है, तो ऑब्वियसली जॉब वर्कर कर रहा है सर्विसेज, तो वो आपको दे रहा है। तो अब ये जो 100 रुपए, जब आप उसको 100 रुपए का गुड्स भेज रहे हो तब उस पर जीएसटी लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, ये 100 रुपए भी जीएसटी बताओ लगेगा कि नहीं लगेगा। लॉजिकली नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ आपका क्या है, आपका सिर्फ, आपने सिर्फ सप्लाई, आप उसको सप्लाई नहीं कर रहे हो, आप उसको सिर्फ इसके लिए दे रहे हो ताकि आप उससे वापस से ले सको। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने भी माना कि हाँ ठीक है, इस पे हम जीएसटी नहीं लगाएंगे। अब मुझे एक बात बताओ, जब आप भेजोगे, ठीक है, आपको थोड़ा इनवॉइस चैप्टर याद दिला दूं, आप इसको जब भेजते हो, ठीक है, तो आप सप्लाई नहीं कर रहे हो, तो आप इसको क्या डॉक्यूमेंट के साथ भेजोगे, ये 100 रुपए के गुड्स, बताओ। डिलीवरी चालान, हाँ, तो सिर्फ मैंने आपको कनेक्ट करके बताया कि आपको डिलीवरी चालान के साथ भेजना है। ठीक है, और कंपलसरीली डिलीवरी चालान में भी लिख रखा है कि आपको स्पेशली अगर इंटर स्टेट है तो आपको डिलीवरी चालान के साथ ही भेजना है। ठीक है, तो अब आपका, जब आपने गुड्स भेजे तब उसको सप्लाई नहीं मानेंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि आपको 1 साल में वो गुड्स वापस लाने हैं। ठीक है, ये जो आपने 100 रुपए गुड्स भेजे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको भेज दो और कभी वापस ही नहीं बुलवाओ। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, 1 साल में वो गुड्स आपको वापस लाने हैं, अदरवाइज हम मान लेंगे कि आपने उस टाइम पे, जैसे अभी आपका क्या है 1 जनवरी 20, ठीक है, तो आपको 31 दिसंबर 20 तक ये गुड्स वापस लाने हैं। अगर आप गुड्स वापस नहीं लाए तो 1 जनवरी 20 को हम मान लेंगे कि आपने सप्लाई किया है, और ये सप्लाई कब किया है, तो सप्लाई, सॉरी 21 है, तो सप्लाई आप ये नहीं मानेंगे कि सप्लाई आज आपने इस दिन किया है, सप्लाई हम मानेंगे कि आपने उसी दिन कर दिया था जब आपने गुड्स भेजे थे, अब आप उस पर टैक्स पे करो विथ इंटरेस्ट। ठीक है, तो आपके जो इनपुट्स हैं, ठीक है, जो इनपुट्स हैं जिसपे वो काम होने वाला है, वो कितने टाइम में वापस आ जाने चाहिए, वो आ जाने चाहिए 1 साल में। ठीक है, अब दूसरा, कभी कभी क्या होता है, ये जो क्लॉथ जो आप मैन्युफैक्चर हो, कभी कभी आप क्लॉथ के साथ एक मशीन भी भेज देते हो साथ में। ठीक है, कि ये लो मशीन भी तुम ही ले लो, ये मशीन से तुम इस पे डाई करो या कुछ भी करो और मुझे वापस से मेरे गुड्स दे दो। तो अगर आप मशीन भेज रहे हो, आपका जो कैपिटल गुड है, अगर आप अपना कैपिटल गुड्स भेज रहे हो तो वो आप 3 साल में वापस ले सकते हो। ठीक है,
अब इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि अगर मोल्ड और डाइज है, अब मोल्ड और डाइज को क्या होते हैं, मैं आपको वापस एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो यूटेंसिल्स इंडस्ट्री है ना, उसमें बहुत यूज होता है कि आपको एक यूटेंसिल्स का ऑर्डर आया है, मैं ऑलरेडी ये एग्जांपल पहले भी ले चुका हूँ। तो आपके पास यूटेंसिल का क्या ऑर्डर आया है, हाँ ये वो उसमें हमने यूज किया था अग्रीमेंट बेसिस वाले में, ठीक है। यूटेंसिल का ऑर्डर आया है कि आपको 1 लाख यूटेंसिल्स बनाने हैं, ठीक है, बट आपकी कैपेसिटी कितनी है, सिर्फ आपकी कैपेसिटी सिर्फ 80,000 की है। तो आपने क्या बोला, ये जो 20,000 है ये मैं किसी और से बनवा लूंगा, अपने जॉब वर्कर से, ठीक है। अब आपका ये जो यूटेंसिल है ना, ये अलग डिजाइन का है, आपने खुद डिजाइन किया है, इसकी डिजाइन किसी के पास नहीं है, ठीक है। तो ये यूटेंसिल बनाने के लिए लगते हैं मोल्ड और डाइज। मोल्ड और डाइज मतलब क्या होता है, तो आपने ना एक अलग ही ऐसा मोल्ड बनाया है, ठीक है। तो इस मोल्ड में क्या कर सकते हैं, इस मोल्ड में आप आपका जो मोल्टन, क्या बोलते हैं, मोल्टन स्टील, मोल्टन स्टील आप इसमें फिल कर दो, ठीक है। ये आपने मोल्टन स्टील फिल कर दिया और उसके बाद आप इसको हटा लो, तो ये आपका यूटेंसिल तैयार, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मोल्ड या डाइज। अब ये जो मोल्ड या डाइज अगर आपने भेजा है तो उस पे वो 3 साल की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। तो 3 साल की एप्लीकेबिलिटी इस पे नहीं होगी, आप इसको हमेशा के लिए उसको दे देंगे तो भी चलेगा, ठीक है। बट इसमें क्या है, इसमें भी क्या है कि जो आपका मतलब अग्रीमेंट, अब वो अगेन वो अग्रीमेंट वाली बात आ जाती है, इसमें भी अग्रीमेंट में ही लिखा हुआ होता है जनरली कि जो मैन्युफैक्चरर है उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये मोल्ड एंड डाइज इसको देगा, और उसका वो आईटीसी भी ले सकता है, ठीक है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी थी, मैन्युफैक्चरर की ही थी इसलिए। तो ये हमारा डिस्कशन हो गया। तो अब ये आप एक बार सब देख लेना, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। अच्छा, अब ये जो इनपुट और कैपिटल गुड्स है ना, वो आप डायरेक्टली जॉब वर्कर को भी भिजवा सकते हैं। मतलब क्या है, अब जैसे आप ये क्लॉथ भी खरीद रहे होंगे, ठीक है, कहाँ गया आपका क्लॉथ, ये रहा, ये क्लॉथ खरीद रहे हो तो जरूरी नहीं कि ये पहले आप अपने पास लो उसके बाद जॉब वर्कर को भेजो। आप क्या कर दोगे, ये क्लॉथ जो है वो डायरेक्टली जॉब वर्कर को भेज दोगे तो भी मान लिया जाएगा कि वो आपको रिसीव हुआ, फिर जॉब वर्कर के पास गया, फिजिकली वो डायरेक्टली गया है, लेकिन गवर्नमेंट क्या मान लेगी कि आपके पास आया और फिर जॉब वर्कर के पास गया, तो आप इसका आईटीसी भी ले सकते हो, ठीक है। तो इसका आईटीसी भी आपको अवेलेबल रहेगा। उसको क्या मान लेंगे, वो बिल टू शिप टू वाला ट्रांजेक्शन है ना, वैसा मान लेंगे कि आपको डिलीवरी रिसीव हो गई है और आप उसका क्रेडिट भी ले सकते हो, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, इनपुट्स आपको कितने साल में वापस लेने हैं, तो इनपुट्स आपको 1 साल में लेने पड़ेंगे, कैपिटल गुड्स आपको 3 साल में, बट ये एप्लीकेबल किस पे नहीं है, मोल्ड, डाइज, जिग्स, फिक्सचर्स और टूल्स, तो इन सब पे आपकी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। और आपको अपने जो भी आपने गुड्स भेजे हैं टू जॉब वर्कर, वो आपको गवर्नमेंट को इंटीमेट करना पड़ेगा। आप टैक्स पे मत करो, लेकिन बस गवर्नमेंट को बता दो कि आपने गुड्स भेजे, क्योंकि गवर्नमेंट को कैलकुलेट करना रहेगा 1 साल में वापस आए कि नहीं आए। तो आपको कब भेजना है, बाय 25th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ ऑफ द क्वार्टर। पूरे क्वार्टर में आपने जितने भी भेजे आप बता दो, उसका रिटर्न फाइल कर दो GST ITC 04, ठीक है। अगर स्टिपुलेटेड टाइम में नहीं किया है तो क्या मान लिया जाएगा, डीम टू बी सप्लाई। और कब से मानेंगे, जब आपने भेजा था उस दिन से आपको अलॉन्ग विद इंटरेस्ट पे करना है, इनवॉइस भी इशू करना है और रिटर्न में भी शो करना है। तो जैसे वो सप्लाई हो गया आपको ये सब तो चीजें करनी ही पड़ेगी। तो ये पूरा आपका जो प्रोसेस है वो यहाँ पे दे रखी है। तो क्या करोगे, सबसे पहले आप गुड्स भेजोगे तो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स आप दे सकते हो। उसके बाद आपको इंटीमेट करना पड़ेगा किसमें, तो ITC 04 में आपको इंटीमेट करना पड़ेगा कि इतने इतने गुड्स मैंने इस क्वार्टर में भेजे हैं, ठीक है। फिर किसके कवर में भेजोगे आप, चालान के कवर में, चालान मतलब डिलीवरी चालान, ठीक है, डिलीवरी चालान से करोगे। अच्छा, अगर आपने एक जॉब वर्कर से दूसरे जॉब वर्कर भेजा, मतलब क्या करा आपने, पूरा ही आप जॉब वर्कर से करवा रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, आपने क्लॉथ लिया, क्लॉथ भेजा एक जॉब वर्कर के पास, वो उस पर डाई कर रहा है, ठीक है। फिर आपने वहां से दूसरे के पास भेजा, वो उस पर पॉलिश कर रहा है, ठीक है, तो उस पर भी आपको GST पे नहीं करना है, ठीक है। और वो भी कैसे होगा, आपका बाय वे ऑफ डिलीवरी चालान ही ट्रांसफर होगा। देन आपको गुड्स वापस लाने हैं 1 साल या 2-3 साल में, इनपुट्स के लिए 1 साल, कैपिटल गुड्स के लिए 3 साल। अगर नहीं आए तो आपको क्या करना पड़ेगा, डीम्ड कर लिया जाएगा कि वो आपका सप्लाई है और आपको उस पर GST पे करना पड़ेगा। देन आपका सप्लाई कब से मानेंगे, कि जब आपका मूवमेंट स्टार्ट हुआ था उसी टाइम आपका सप्लाई हो चुका था, आपको इंटरेस्ट के साथ पे करना है। उसके बाद आपको रिटर्न भी फाइल करनी पड़ेगी, GST भी पे
करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये एग्जाम्पल है, ये उसी का एग्जाम्पल है कि आपने इलस्ट्रेशन जो दे रखा है ना यहाँ पे, तो ये उसका ही है कि अगर आपने एक साल में गुड्स वापस नहीं मंगवाए तो आपको उस पे सप्लाई मान लेंगे और जीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, और अब कभी कभी क्या होता है कि आप जो सप्लाई कर देते हो ना, वो डायरेक्टली जो आपका जॉब वर्कर है उसकी प्लेस से कर देते हो। ठीक है, तो अब उसमें उस केस में क्या करना पड़ेगा आपको कि जैसे आपने क्या करा, जैसे आपने शर्ट तैयार है, ठीक है, अब आपको एक जॉब वर्कर के पास उसने भेजा, वो सिर्फ उसमें बटन लगा रहा है और पैकिंग कर रहा है और उसको डायरेक्टली कस्टमर को भेज रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो जॉब वर्कर की प्लेस है वहां पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन, अपनी प्लेस ऑफ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखानी पड़ेगी कि ये मेरा ही ऑफिस है, यहाँ से मैं ही सप्लाई कर रहा हूँ। क्यों आपको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी क्यों है उस प्लेस पे, क्योंकि आप वहां से सप्लाई कर रहे हो, और आप किसी भी जगह से अगर सप्लाई कर रहे हो और आपका टर्नओवर है वो, ठीक है, वो टर्नओवर सप्लाई जो है कस्टमर को भेज रहे हो। मतलब जैसे ये आप हो, आपने क्या करा, आपने जॉब वर्कर को गुड्स दिए और वो किसको दे रहा है, कस्टमर को। ठीक है, तो ये वाला जो लेग है फर्स्ट वाला, ये भले ही आपका सप्लाई नहीं है, ठीक है, तो फर्स्ट वाला लेग आपका सप्लाई नहीं है, लेकिन जो सेकंड वाला लेग है, मतलब जब जॉब वर्कर से आप भेज रहे हो किसको, कस्टमर को, तो ये आपका सप्लाई है। और ये सप्लाई जॉब वर्कर का नहीं रहेगा, सप्लाई किसका रहेगा, सप्लाई आपका रहेगा। तो ये जो जॉब वर्कर की प्रीमाइस है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कौन लेगा, जॉब वर्कर लेगा क्या, नहीं, वो उसका सप्लाई नहीं है, इस पे आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। मतलब आप अगर सेम स्टेट में हो तो आप इसको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखा दो, ठीक है, और अगर आप दूसरे स्टेट में हो तो आपको वहां पे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, या फिर जॉब वर्कर को आप बोलो कि वो रजिस्ट्रेशन ले। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, अदरवाइज 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 जॉब वर्कर को रजिस्ट्रेशन कब लेना पड़ेगा, जब उसका सर्विस का टर्नओवर, ठीक है, वो आपको क्या दे रहा है, उसका जो सप्लाई है, वो सप्लाई क्या है, उसका सर्विस का सप्लाई है, वो गुड सप्लाई नहीं करता है कभी भी। ठीक है, वो सर्विस सप्लाई कर रहा है। अगर उसकी सर्विस का सप्लाई अगर 10 लाख या 20 लाख से ज्यादा होगा, उसी केस में उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। और आपको क्रेडिट भी मिल जाएगा अगर आपने डायरेक्टली जॉब वर्कर को भी गुड्स भिजवाए हैं, तो भी आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, और बस ये रजिस्ट्रेशन वाला वही मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो इसमें ऑलरेडी मतलब हो क्या रहा है आपका, इसमें ट्रांजैक्शन कितने कितने हो रहे हैं, तो ये बस मैंने ब्रीफली आपको ट्रांजैक्शंस के बारे में बताने के लिए ये चार्ट बनाया है। ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है कि आप इनपुट और कैपिटल गुड्स दे रहे हो विदाउट जीएसटी, तो दिस इज जस्ट एन एक्टिविटी, इट इज नॉट अ सप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज नॉट अ सप्लाई और आपको इस पे जीएसटी भी पे नहीं करना है, आपने जॉब वर्कर को भेज दिया। ठीक है, देन जॉब वर्कर आपको क्या दे रहा है, तो वो सर्विस दे रहा है और वो आपकी टैक्सेबल सर्विस है। ठीक है, जॉब वर्कर की जो सर्विस दे रहा है, ठीक है, और उसमें अगर उसका जो टर्नओवर है, इस सर्विसेज का टर्नओवर 10 लाख या 20 लाख से ज्यादा होगा, तो ही वो रजिस्ट्रेशन लेगा और आप पे जीएसटी चार्ज करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा तो भी चलेगा। ठीक है, फिर अगर जॉब वर्कर से सप्लाई हो गया डायरेक्टली गुड्स, किसको, प्रिंसिपल के कस्टमर को, उस पे जीएसटी की लाइबिलिटी किसकी आएगी, जॉब वर्कर की आएगी कि प्रिंसिपल की आएगी, बताओ। ये वाला जो सप्लाई डायरेक्ट हो रहा है, इस पे लाइबिलिटी किसकी आएगी, गाइस आर यू देयर, प्रिंसिपल की ही आएगी, क्योंकि वो जॉब वर्कर सप्लाई कर रहा है क्या, नहीं, वो सप्लाई किसको कर रहा है, कौन कर रहा है, प्रिंसिपल ही कर रहा है, तो इसलिए वो प्रिंसिपल का टर्नओवर में ऐड होगा, जॉब वर्कर के टर्नओवर में ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन इन शॉर्ट जॉब वर्कर को कब चाहिए, जब उसका खुद का टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से बढ़ेगा, तभी उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो उसका सर्विस का टर्नओवर है सिर्फ, तो आपको सिर्फ सर्विस का टर्नओवर देखना है। ठीक है, अब आपको समझ में आया होगा कि जॉब वर्कर और एजेंट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो जॉब वर्कर क्या होता है, वो सिर्फ आपके गुड्स पे सर्विसेज करने वाला है, वो हो गया आपका जॉब वर्कर। और एजेंट क्या होता है, तो एजेंट आपसे गुड्स लेता है और बेचता है, और उस पे उसको कमीशन आपको देना पड़ता है। ठीक है, तो वो आपका कमीशन एजेंट हो गया। ठीक है, तो हाँ, वो एजेंट में फिर वो वैसा सब है कि अगर वो आपके खुद के नाम से भेज रहा है तो ही वो एजेंट है, अगर वो आपके नाम से भेज रहा है मतलब क्या है कि वो एक आपका ही एक ऑफिस है,
ठीक है, तो उस केस में उसको आपको वहां पे डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है, तो वो आपकी एजेंट का डिस्कशन है। सिर्फ जॉब वर्कर के साथ सर, इफ जॉब वर्कर सर्विस के साथ कुछ गुड्स भी अटैच करता है तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे क्या? एग्जांपल बटन। अब जैसे देखो, इसमें ये आपका हो जाएगा कंपोजिट सप्लाई, ठीक है, तो अब इसको देखना पड़ेगा आपको इसमें मेन सप्लाई क्या है। तो मेन सप्लाई क्या कर रहा है, वो उस पे बटन लगा रहा है, ठीक है। आप ऐसा था कि मैन्युफैक्चरर को ऐसा, आपका इंटेंशन सोचो, आपका जो इंटेंशन था वो ये था कि मेरे पास बटन नहीं है, मुझे बटन चाहिए, ठीक है, इसीलिए मैं उसको भेज रहा हूँ। नहीं, बटन तो आप भी ले सकते थे, लेकिन आपको मेन क्या चाहिए था, उसकी सर्विस चाहिए थी, तो इसलिए आपको मेन जो उसका प्रिंसिपल सप्लाई है वो सर्विस है, एंसिलरी सप्लाई क्या है, बटन भी है, तो उस केस में भी आपको क्या मान लिया जाएगा कि आपने जो सर्विस ही दी है, मतलब जो जॉब वर्कर है उसने सर्विस ही दी है, ठीक है, तो आपको उसमें वो कंपोजिट सप्लाई वाला देखना पड़ेगा। और हर में ये डिफर करेगा कि आपका जो बेसिक इंटेंशन है वो क्या है, इधर वेदर इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज, उसके केस पे आपको कंपोजिशन में देख के आपको सप्लाई देखना पड़ेगा, ठीक है।